आज हम दक्षिण भारत के इतिहास के एक ऐसे नायक पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं जिनके दौर को विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, सम्राट कृष्णदेवराय। जी हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उनके जीवन, उनके शासन की बारीकियों, सैन्य कारनामों और हाँ, सांस्कृतिक योगदान पर भी काफी रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इन स्रोतों की मदद से समझते हैं कि कृष्णदेवराय मतलब इतने महत्वपूर्ण क्यों थे। शुरुआत विजयनगर साम्राज्य से करते हैं। हरिहर और बुक्का राय ने नींव रखी थी, हम्पी राजधानी थी, कला और शक्ति का केंद्र तो था, पर स्रोत बताते हैं कि 15वीं सदी के अंत तक काफी अस्थिरता आ चुकी थी। बिल्कुल सही। और इसी उथल पुथल के माहौल में लगभग 1471 ईस्वी के आसपास कृष्णदेव राय का जन्म हुआ। तुलु वंश में। ये विजयनगर पर शासन करने वाला तीसरा राजवंश था। अच्छा, तुलु वंश। हाँ, और स्रोत ये बताते हैं कि उनकी शिक्षा बहुत व्यापक थी। सिर्फ धर्मशास्त्र या युद्ध कला नहीं, राजनीति, अर्थशास्त्र और कई भाषाएं, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, ये सब शामिल थीं। ऐसा लगता है बचपन से ही वो प्रतिभा दिख रही थी उनमें। नेतृत्व क्षमता। हाँ, और प्रजा के प्रति एक जुड़ाव भी। कम उम्र में ही घुड़सवारी और तलवारबाजी में निपुणता के किस्से मिलते हैं। तो स्रोत ये भी बताते हैं कि 1505 में जब उनके पिता तुलुव नरसनायक उनकी मृत्यु हुई तो साम्राज्य में एक तरह से सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। षड्यंत्र का माहौल बन गया था। जी हाँ, बिल्कुल। और बाहरी ताकतें भी थीं, जैसे बहमनी सुल्तानों के जो राज्य बने बाद में, और ओडिशा के गजपति शासक, वो भी मौके की ताक में थे। सही कहा। उस वक्त अस्थिरता मतलब चरम पर थी। जी, अंदरूनी कलह भी और बाहरी दबाव भी। बहमनी सल्तनत, जो दक्कन का एक शक्तिशाली पड़ोसी राज्य था, वो टूट चुका था। हाँ। लेकिन उसके जो उत्तराधिकारी राज्य बने, वो विजयनगर के लिए लगातार खतरा बने हुए थे। और उधर पूर्व में उड़ीसा के गजपति राजा, वो भी विस्तार चाहते थे। तो ऐसे नाजुक समय में एक मजबूत हाथ की जरूरत थी साम्राज्य को। बिल्कुल। और ऐसे में स्रोत बताते हैं कि सेनापतियों, विद्वानों और यहाँ तक कि प्रजा के भी जोर देने पर 1509 में कृष्णदेव राय ने सिंहासन संभाला। अच्छा। और ये महज एक राज्याभिषेक नहीं था, ये विजयनगर के लिए एक नई सुबह जैसा था। लेकिन चुनौतियां, जैसा आपने कहा, बहुत बड़ी थी। तो उन्होंने इन चुनौतियों का सामना कैसे किया? क्या वो सीधे युद्ध में कूद पड़े या कुछ और रणनीति अपनाई? नहीं, उन्होंने पहले, जिसे कहते हैं, घर को दुरुस्त करने पर ध्यान दिया। स्रोत साफ बताते हैं कि उन्होंने सेना को फिर से संगठित किया, प्रशासन में भरोसेमंद और काबिल लोगों को नियुक्त किया, और सबसे जरूरी, आम प्रजा का विश्वास जीता। ये महत्वपूर्ण है। बहुत। उनकी पहली बड़ी सैन्य कामयाबी का जिक्र आता है 1513 में उड़ीसा के गजपति राजा के खिलाफ। अच्छा। गजपति राजा ने विजयनगर की सीमाओं का अतिक्रमण किया था। अच्छा। इस अभियान में विजयनगर की सेनाएं कटक तक पहुंच गईं। यह जीत सिर्फ जमीन जीतने तक सीमित नहीं थी, इसने कृष्णदेव राय की धाक जमा दी पूरे दक्कन में। तो ये उनके सैन्य अभियानों की बस एक तरह से शुरुआत थी। हाँ, ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे विजयनगर की शक्ति का सूरज चढ़ता ही गया। 1518 आते आते उन्होंने बीजापुर और गोलकोंडा जैसी ताकतवर सल्तनतों को हराया। अकेले? हाँ, और उनकी मिलीजुली सेनाओं को भी हराया। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी सेना बहुत आधुनिक थी उस जमाने के हिसाब से। हाथी, तोपखाना, घुड़सवार, पैदल सैनिक, सबका बेहतरीन संतुलन था। कमाल है। लेकिन उनकी सोच सिर्फ जीतने की नहीं थी। उनका एक सिद्धांत था जो स्रोतों में मिलता है, युद्ध में साहस और शासन में करुणा। युद्ध में साहस और शासन में करुणा। हाँ, मतलब युद्ध में दुश्मन के लिए कोई नरमी नहीं, पर अपनी प्रजा के लिए अथाह दया और देखभाल। शासन में करुणा, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। क्या उनके प्रशासन में ये दिखता भी था? स्रोत क्या बताते हैं इस बारे में? बिल्कुल दिखता था। स्रोत साफ बताते हैं कि उन्होंने कृषि को बहुत महत्व दिया, किसानों के लिए सिंचाई की नहरें बनवाई। जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी पहल थी। कर प्रणाली को न्याय संगत बनाने की कोशिश की, जैसे जमीन की उर्वरता के आधार पर कर लगाना। अच्छा, ये तो काफी प्रगतिशील सोच है। हाँ, गरीबों और जरूरतमंदों के लिए अन्नदान केंद्र खोले गए, और एक दिलचस्प बात, प्रजा सभा जैसी व्यवस्था का भी उल्लेख मिलता है। प्रजा सभा मतलब आम लोग अपनी बात रख सकते थे? हाँ, कहा जाता है कि वहाँ आम लोग अपनी समस्याएं रख सकते थे।
अब ये कितनी प्रभावी थीं, इस पर स्रोत बहुत विस्तार से नहीं बताते, पर ये इरादा दिखाता है कि वो शासक प्रजा से जुड़ना चाहते थे। उनका मानना था, और ये उनके कामों से साफ झलकता है, कि राजा का पहला धर्म है प्रजा की सेवा। ये तो वाकई कमाल है, मतलब सैन्य ताकत भी और इतना कुशल प्रशासन भी, और फिर आता है उनका सांस्कृतिक योगदान, जिसके लिए वो शायद सबसे ज्यादा जाने जाते हैं ना। हाँ, और ये पहलू भी उतना ही प्रभावशाली है जितना उनका सैन्य या प्रशासनिक काम। कृष्णदेव राय खुद तेलुगु के एक बहुत माने हुए कवि थे। अच्छा, वो खुद भी लिखते थे? जी हाँ, उनकी रचना है अमुक्त माल्यदा। इसे तेलुगु साहित्य का एक उत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। इसमें एक भक्त और भगवान विष्णु की कहानी के जरिए राजनीति और नैतिकता पर बहुत गहरे विचार हैं। वाह। और उनका दरबार वो अष्टदिग्गजों से सुशोभित था। अष्टदिग्गज, 8 महान कवि। बिल्कुल, तेलुगु भाषा के 8 महान कवि। इनमें से एक थे तेनालीराम, जिनकी हाजिर जवाबी और चतुराई की कहानियां तो आज भी हम सब सुनते हैं। हाँ, तेनालीराम को कौन नहीं जानता। तो इस संरक्षण ने तेलुगु साहित्य को वास्तव में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और हम्पी में जो हम आज देखते हैं, जैसे विट्ठल मंदिर और हजार राम मंदिर के वो अद्भुत अवशेष, वो भी तो उसी दौर की देन है। निश्चित रूप से। स्थापत्य कला अपने चरम पर थी। हम्पी के ये मंदिर उस युग की भव्यता, उनकी कलात्मकता, उनकी समृद्धि के जीते जागते गवाह हैं। और सिर्फ साहित्य और स्थापत्य ही नहीं, संगीत, नाट्य कला, इन सब को भरपूर राजकीय संरक्षण मिला। और एक बात जो मैंने पढ़ी थी उनकी धार्मिक सहिष्णुता के बारे में। हाँ, ये भी उनके शासन की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। स्रोत बताते हैं कि वो स्वयं वैष्णव थे, यानी भगवान विष्णु के उपासक। लेकिन उन्होंने शैव मंदिरों का निर्माण भी करवाया, जो शिव के उपासकों के लिए होते थे। जैन तीर्थों को दान दिया, और यहाँ तक कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों को भी संरक्षण प्रदान किया। ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है उस समय के हिसाब से। जी, उनका संदेश साफ था, जो उनके कामों से झलकता है। ईश्वर एक है, मार्ग अनेक हैं। सिर्फ 20 साल का शासनकाल लेना, 1509 से 1529 तक, लेकिन उसका प्रभाव सदियों तक रहा। हालांकि 1524 में उनके बेटे की मृत्यु और फिर 1529 में उनका अपना निधन, यह साम्राज्य के लिए बड़ा आघात था। हाँ, उनका निधन निसंदेह एक युग का अंत था। लेकिन स्रोत हमें यही दिखाते हैं कि कृष्णदेव राय सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो अपने आप में एक संस्था थे, एक विचार थे, एक ऐसे शासक जिन्होंने सैन्य शक्ति, कुशल प्रशासन, सांस्कृतिक समृद्धि और धार्मिक सहिष्णुता का एक अद्भुत संतुलन साधा। उनका समर्पण, उनकी नीति, उनकी दूरदर्शिता वाकई असाधारण थी। तो इन सारे स्रोतों को खंगालने के बाद ये समझ आता है कि कृष्णदेव राय की विरासत सिर्फ हम्पी के खंडरों या पुरानी किताबों तक सीमित नहीं है। वो एक सफल नेतृत्व का, एक आदर्श शासक का प्रतीक है। बिल्कुल, और ये हमें आज भी सोचने पे मजबूर करता है ना, कि आज के दौर में भी नेतृत्व के लिए ये संतुलन कितना प्रासंगिक है। किस तरह का संतुलन? वही, मतलब सैन्य या आर्थिक शक्ति एक तरफ, और दूसरी तरफ जन कल्याण, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान, इनके बीच तालमेल बिठाना। कृष्णदेव राय का जीवन शायद यही सवाल छोड़ जाता है कि क्या एक शासक या एक व्यवस्था एक साथ इतनी अलग-अलग, कभी-कभी विपरीत लगने वाली प्राथमिकताओं को साध सकती है, और अगर हाँ तो कैसे? ये वाकई एक विचार करने योग्य प्रश्न है। उस दौर की प्राथमिकताएं आज के नेतृत्व को क्या सिखा सकती हैं? बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए।